हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है एटम्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एटम्स का मॉडल कैसे कैसे डेवलप होता गया, कैसे कैसे और क्लियरिटी उसमें आता गया, वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इन 1897 जे थॉमसन उन्होंने फर्स्ट टाइम एटॉमिक मॉडल दिया या एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एटम जो है एक पॉजिटिव स्फीयर है। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, एटम क्या है? द एंटायर एटम इज पॉजिटिव स्फीयर। द एंटायर एटम इज पॉजिटिव स्फीयर। ठीक है, पूरा एटम जो है, पूरा एटम ही पॉजिटिव है। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो एम्बेडेड है, फिट किया हुआ है। ठीक है, तो आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, पूरा एटॉम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। ठीक है, पूरा एटॉम ही एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। उसमें नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। ठीक है, और एटॉम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब पूरा पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज बिकम्स इक्वल्स टू जीरो। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टोटल चार्ज बिकम्स इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? इसको कंपेयर किया गया वाटरमेलन के साथ। ठीक है, जो वाटरमेलन होता है, पूरा वाटरमेलन को बोला गया पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर, और उसमें जो सीड होता है, वाटरमेलन में जो सीड एम्बेडेड होता है, सीड जो फिट किया हुआ रहता है, उसको कंपेयर किया गया इलेक्ट्रॉन के साथ। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। नेक्स्ट, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो पुडिंग क्या है? पुडिंग एक केक जैसा चीज है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, पुडिंग थोड़ा केक जैसा चीज है, जिसको कंपेयर किया गया पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के साथ, और उसमें प्लम रखा हुआ रहेगा, प्लम, जिसको कंपेयर किया गया इलेक्ट्रॉन के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, उसके बाद आया रदरफोर्ड प्लेनेटरी मॉडल। ठीक है, वो भी एटॉमिक मॉडल ही है, रदरफोर्ड्स प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, लेकिन ये मॉडल आया कैसे? उसके लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, या आप बोल सकते हो रदरफोर्ड के सजेशन से उनका दो एसोसिएट्स गीगर एंड मार्सडेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड्स प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप लोग प्लीज हेडिंग डाल दीजिए, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। गीगर एंड मार्सडेन रदरफोर्ड के ही एसोसिएट्स थे। गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? तो जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा था, तब ये इतना क्लियर था कि अल्फा पार्टिकल इज अ heavy and positively charged particle. Alpha particle is very heavy and positively charged
पार्टिकल। समझ में आया? अल्फा पार्टिकल का मास काफी ज्यादा है एंड इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तब ये चीज क्लियर था जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा था, लेकिन अभी अल्फा पार्टिकल क्या है और क्लियर है स्टूडेंट्स। अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। आपने 2+ लिखा तो अल्फा पार्टिकल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों ही छोड़ दिया तो बचा क्या? न्यूक्लियस। समझ में आया ना? ये मतलब मैं अभी का इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अभी जो हम लोग को पता है। जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, तब सिर्फ ये पता था कि अल्फा पार्टिकल इज अ हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अभी जो हम लोग को पता है वो मैं आपको थोड़ा बोल के रख रहा हूं, डिफरेंट सिचुएशन में आपको काम में आएगा कि अल्फा पार्टिकल क्या है। इट्स बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। इसको आप He2+ भी लिख सकते हो। 2+, हीलियम के पास होता ही है 2 इलेक्ट्रॉन, वो दोनों छोड़ दिया तो रहेगा क्या? न्यूक्लियस ही तो रहेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4। इसका मतलब एटॉमिक नंबर इज 2, इसका मतलब इसके पास 2 प्रोटॉन्स है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना। सो 2 प्रोटॉन्स है एंड मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करने से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आता है। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करने से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आता है। तो और क्या बचा? 4 - 2 कितना होता है? 2। सो 2 न्यूट्रॉन्स। क्लियर ना? ये सब चीज आप लोगों को पता है, ठीक है। तो हीलियम न्यूक्लियस में है क्या? 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। या अल्फा पार्टिकल में है क्या? 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। अभी अगर मैं पूछूंगा मास क्या होगा अल्फा पार्टिकल का, तो आप बोलोगे 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। बट स्टूडेंट्स, प्रोटॉन का मास एंड न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। सो 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन ना लिख के आप 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हो, बिकॉज प्रोटॉन का मास एंड न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, ठीक है। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, इट्स 4 टाइम्स मास ऑफ अ प्रोटॉन। एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, आप क्लियरली देख सकते हो कि न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं होता, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। सो 2 प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? 1 प्रोटॉन का चार्ज होता है E, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा 2IC। व्हाट इज E? हम लोग को पता है, इट्स 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ प्रोटॉन तो सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, इट्स 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना। तो ये था अल्फा पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, ठीक है। हम लोग फिर से एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं। गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, जिसको आप रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो, क्योंकि रदरफोर्ड के कहने पर यह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गीगर एंड मार्सडेन के द्वारा। नेक्स्ट, इसको आप अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो, मतलब इस नाम से ज्यादा ये एक्सपेरिमेंट फेमस है। तो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। सो दिस इज अ वैक्यूम चैम्बर, दिस इज अ वैक्यूम चैम्बर, मतलब अंदर कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स या कोई भी दूसरा पार्टिकल्स नहीं है, पूरा खाली है, एम्प्टी स्पेस, फ्री स्पेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैक्यूम चैम्बर मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स, कोई भी पार्टिकल्स, कुछ भी नहीं है अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेट करना है स्टूडेंट्स। दिस इज अ लीड ब्लॉक, दिस इज अ लीड ब्लॉक जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यानी कि बिस्मथ 83214 है, ठीक है। यहां पे बेसिकली रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। कौन सा रखा? ये वाला रखा, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब ये अल्फा पार्टिकल छोड़ता रहता है, छोड़ता रहता है, छोड़ता रहता है, अल्फा पार्टिकल छोड़ता रहता है। समझ में आ रहा है? उससे ज्यादा इसमें और नहीं बोलना पड़ेगा मुझे। सो दिस इज रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसमें से क्या निकलता रहा? अल्फा पार्टिकल निकलता रहता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट,
दिस इज अ कोलीमेटर. कोलीमेटर, ध्यान देना स्टूडेंट्स. तो इस रेडियोएक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से तो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है. तो आपके दिमाग में आएगा कि लीड ब्लॉक के अंदर क्यों रखा गया. तो स्टूडेंट्स, लीड अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्व कर सकता है. लीड अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्व कर सकता है. तो जो ऐसे ही उल्टा पुल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, उन सबको लीड ब्लॉक क्या करेगा, एब्जॉर्व कर लेगा. ठीक है. लीड ब्लॉक सिर्फ यहाँ पे एक ओपनिंग है, ठीक है, एक होल जैसा है, सिर्फ उस डायरेक्शन में ही अल्फा पार्टिकल को जाने देगा. बाकी जो दूसरा डायरेक्शन है उसमें जाने से अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्व कर लेगा. दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, दिख रहा है, ठीक है. तो अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्व कर लिया. नेक्स्ट, कोलीमेटर का क्या काम है स्टूडेंट्स. कोलीमेटर बेसिकली बीम जो है उसको पैरेलल करने के काम में आता है, ठीक है. बीम ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है ना, तो बीम को पैरेलल करने के काम में आता है. तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि कोलीमेटर ने क्या किया, कोलीमेट किया. कोलीमेटर ने क्या किया, कोलीमेट किया. नेक्स्ट, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. सो यहां पे है एक गोल्ड का फॉयल जिसका थिकनेस है 2 multiplied by 10 to the power minus 7 मीटर. 10 to the power minus 7 मीटर. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही पतला सा एक फॉयल है, बहुत ही पतला सा, ठीक है. आप लोगों को फॉयल तो समझ में आता है ना स्टूडेंट्स. जैसे कि आप लोग आजकल तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एल्युमिनियम फॉयल, ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स, ये है गोल्ड का फॉयल जो कि काफी थिन है, ठीक है. 10 to the power minus 7 मीटर. 10 to the power minus 6 होता है माइक्रो, तो उससे भी कम, तो बहुत ही थिन. तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि इसमें, ऐसे बोल सकते हो आप अप्रोक्सीमेटली कि इसमें 1 लेयर ऑफ एटम है, ठीक है. अगर थिक होगा तो ऐसा होगा. समझ में आ रहा है ना. तो आप बेसिकली बोल सकते हो बहुत ज्यादा थिन है, ठीक है. तो बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ एटम है, ठीक है. नेक्स्ट, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स. तो यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, निकला, इस ओपनिंग से निकला. कोलीमेटर ने उसको कोलीमेट किया, पूरा पैरेलल बनाया, ठीक है ना. यहां से आके टकरा रहा है, ठीक है. किससे टकरा है, गोल्ड फॉयल में क्या है, एटम है. उसके बाद फिलहाल तो हम लोग एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, उसके बाद और क्लियर होता जाएगा. उसके बाद इधर भी जा सकता है, 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 बैक भी आ सकता है, ठीक है ना. उल्टा घूम के भी आ सकता है, ठीक है. तो हम लोग ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, मतलब क्या हम लोग एक्सपेरिमेंट में क्या चीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है. ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे हम लोग. तो स्टूडेंट्स प्लीज कंसंट्रेट. यहां से हम लोग एंगल लेंगे थीटा, ठीक है. मतलब ये हो गया 0, ये हो गया 0, कंसंट्रेट 0, ये हो गया 90. समझ में आ रहा है, 0 90. सिमिलरली यहां पे भी 0 90, क्लियर. और अगर घूम के ऐसे आ जाएंगे तो यहां पे आ गया 0 ना 180. समझ में आया होगा, 0 90 180, 0 90 180, क्लियर. सो ऑब्जर्व ये करना है कि 0 से लेके 180 डिग्री तक, 0 से लेके 180 डिग्री तक हर एक एंगल में कितना अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है. मतलब यहां पे आप चेक करोगे कितना अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है. मतलब आप 0 डिग्री में देख रहे हो कितना अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है, देन 1 डिग्री में देखोगे कितना अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है, देन 2 डिग्री में देखोगे कितना अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है, देन 3 डिग्री में देखोगे कितना अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है, ठीक है ना. यहां से अल्फा पार्टिकल्स छोड़ा जा रहा है, ठीक है. यहां से अल्फा पार्टिकल्स छोड़ा जा रहा है. तो ऐसे ही समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि मान लेते हैं कि यहां से 10,000 अल्फा पार्टिकल्स छोड़ा गया, यहां से 10,000 अल्फा पार्टिकल्स छोड़ा गया. तो 10,000 अल्फा पार्टिकल्स में से 0 डिग्री में कितना अल्फा पार्टिकल्स आया वो देखना है, 1 डिग्री में कितना आया वो देखना है,
2 डिग्री में कितना है वो देखना है। ऐसे करते करते 0 से 90 देन 180 तक देखना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? मतलब 180 मतलब ऐसे जाके ऐसे कौन आया, ऐसे जाके ऐसे कितना आया, समझ में आया कि नहीं? ऐसे जाके ऐसे कितना अल्फाबेटिकल्स आया, दिस इज 180 डिग्री। तो इसको देखेंगे कैसे, ठीक है ना? 0 डिग्री में कितना अल्फाबेटिकल्स आया उसको गिनेंगे कैसे? तो स्टूडेंट्स यहां पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन होगा। क्या होगा? जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है। अल्फाबेटिकल आके जब स्टूडेंट्स जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकराएगा, अल्फाबेटिकल आके जब जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकराएगा तो टाइनी फ्लैश होगा, सिंटिलेशन होगा, स्पार्क जैसा होगा, टाइनी फ्लैश होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है। तो आपको इस माइक्रोस्कोप से ये देखना है कि कितना बार फ्लैश हो रहा है, ठीक है। एक फ्लैश हुआ मतलब एक अल्फाबेटिकल आया, और एक बार फ्लैश हुआ मतलब 2 अल्फाबेटिकल आया, और एक बार हुआ तो और एक अल्फाबेटिकल आया, लाइक दैट। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है। तो आपको माइक्रोस्कोप से हर एक एंगल में ये चेक करना है कि कितना बार फ्लैश हो रहा है, कितना बार सिंटिलेशन हो रहा है, ठीक है। जितना नंबर ऑफ फ्लैश उतना नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल आके जिंक सल्फाइड स्क्रीन को हिट किया, इसीलिए तो फ्लैश हुआ, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल जब जिंक सल्फाइड स्क्रीन को हिट करेगा, जब जिंक सल्फाइड स्क्रीन से जाके टकराएगा, तब टाइनी फ्लैश होगा, छोटा छोटा फ्लैश होगा, सिंटिलेशन होगा, स्पार्क जैसा होगा। समझ में आ रहा है? तो स्पार्क्स को गिनना है या उस फ्लैश को गिनना है या उस सिंटिलेशन को गिनना है, तो आप बेसिकली ये निकाल रहे हो कि दैट पर्टिकुलर एंगल में कितना अल्फाबेटिकल्स आके हिट कर रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्लियर? ठीक है। यहां से क्या ऑब्जर्वेशन लेके जाना है वो क्लियर है? ठीक है। आगे बढ़े स्टूडेंट्स। अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन को थोड़ा स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बोला था कि यहां पे ये नोट करके रखा जाएगा कि हर एक एंगल में कितना अल्फा पार्टिकल्स आया, ठीक है। 0 डिग्री में कितना आया, 0 डिग्री मतलब ये, 90 डिग्री में कितना आया, 180 डिग्री में कितना आया, 0 1 2 3 4 लाइक दैट। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो उसके बाद ग्राफ ड्रॉ किया गया, स्कैटरिंग एंगल थीटा, ठीक है, 0 से लेके 180। उसके बाद यह है नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स मतलब किसी पार्टिकुलर एंगल में कितना अल्फा पार्टिकल्स दिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी पार्टिकुलर एंगल में कितना अल्फा पार्टिकल्स दिखा, ठीक है। उसके बाद ग्राफ को प्लॉट किया गया, ग्राफ कुछ ऐसा आया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्लीज थोड़ा कंसंट्रेट करना है आपको ग्राफ में कि ये सब तो बहुत कम एंगल है, यस और नो स्टूडेंट्स? 0 से 20, ठीक है। तो मैंने तो एग्जैक्टली करेक्ट ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, फिर भी आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। सो 0 से 20 है तब तो बहुत ही कम एंगल है, यस और नो? तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल देखिए ना, ग्राफ था पूरा ऊपर, ठीक है ना। 0 से 20 डिग्री मतलब उससे भी कम स्टूडेंट्स, बहुत ही कम, 0 1 2 डिग्री ऐसा लाइक दैट, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री लाइक दैट। तो 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री में बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स आया। आराम से समझ में आएगा, प्लीज ध्यान देते रहिए। 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री में बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स आया, बहुत ज्यादा, मतलब 0.14% जो अल्फा पार्टिकल्स यहां से निकला उसका सिर्फ 0.14% मतलब लेस देन 1%, लेस देन 1%, 0.14, ठीक है। लेस देन 1% अल्फा पार्टिकल स्टूडेंट्स डेविएट हुआ मतलब सीधा नहीं गया, 0 डिग्री में नहीं गया या 1 डिग्री 2 डिग्री में नहीं गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है। ओनली 0.14% डेविएट हुआ मतलब ऐसे नहीं गया, ऐसे ऐसे गया, बाकी लगभग सब, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधा निकल गया, अनडेविएटेड। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये क्यों हुआ वो तो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहां पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन को स्टडी करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधा निकल गया, अनडेविएटेड, ठीक है। नेक्स्ट 90 डिग्री में कितना आया, 90 डिग्री में कितना आया? तो स्टूडेंट्स
गीगर एंड मार्जन ने ऑब्जर्व किया कि अगर यहां से 8000 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकला, अगर यहां से 8000 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकला तो 90 डिग्री में एक अल्फा पार्टिकल आया स्टूडेंट्स, मतलब बहुत ही कम। अगर यहां से 8000 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकला तो 90 डिग्री में एक अल्फा पार्टिकल आया, सिंगल अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। और आप बोलोगे अभी 180 डिग्री मतलब ऐसे जाके ऐसे कितना आया, 180 डिग्री में कितना आया? तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही कम, रेयर, ओकेशनली मिला, ओकेशनली, रेयर, एकदम रेयर। तो स्टूडेंट्स आप देख ही सकते हो, जैसे जैसे हम लोग एंगल बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स फॉल मारा, देखा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट्स यहां से आपको ये याद करके आगे बढ़ना है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधा निकल गया, या डेविएशन एकदम ही कम था, 1 डिग्री 2 डिग्री डेविएशन, मतलब यहां पे मतलब बहुत अल्फा पार्टिकल्स आया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री में बहुत ही कम, मतलब यहां से 8000 निकला तो एक 90 डिग्री में आया, और 180 डिग्री तो ओकेशनली, वेरी रेयर। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये गीगर एंड मार्जन एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट तो खत्म हो गया, ठीक है। अभी एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को लेके गया किसके पास? रदरफोर्ड के पास, ठीक है ना, क्योंकि रदरफोर्ड के कहने पर ही ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था गीगर एंड मार्जन ने, ठीक है। तो ये जो भी मतलब रिजल्ट्स मिला इस एक्सपेरिमेंट से, ये रिजल्ट्स लेके किसके पास गया? रदरफोर्ड के पास। अब रदरफोर्ड ने क्या बोला वो हम लोग देखेंगे, रदरफोर्ड को क्या समझ में आया वो हम लोग देखेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हो, सिग्निफिकेंस of the results, ठीक है। रिजल्ट्स कौन सा? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट्स का सिग्निफिकेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पॉइंट्स में देख लेंगे। पॉइंट नंबर 1 स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत इजी है लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, उन्होंने कहा था कि पूरा एटम जो है वो एक स्फीयर है, पूरा एटम एक स्फीयर है। कैसा स्फीयर? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। पूरा एटम, एंटायर एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड था, फिट किया हुआ था। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा अल्फा पार्टिकल सब सीधा निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल तो सीधा निकल रहा है। समझ में आ रहा है ना बात? थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए दिस बोर्ड इज एटम, दिस एंटायर बोर्ड इज एटम, ठीक है, दिस एंटायर बोर्ड इज एटम, ठीक है। तो अगर जे थॉमसन का बात माने तब तो ये एंटायर बोर्ड ही पॉजिटिव चार्ज्ड मैटर से बनाया हुआ है, पूरा बॉडी पॉजिटिव चार्ज्ड है, पूरा बॉडी पूरा फिल्ड अप है विथ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता, पूरा एटम ही अगर पॉजिटिव चार्ज होता, तब तो अल्फा पार्टिकल जाके रिटर्न आता, ठीक है। अंदर से कैसे निकल जाता? समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है, ये है पूरा बोर्ड इज एन एटम और ये मार्कर मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। तो अगर जे थॉमसन का बात हम लोग माने कि पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज है, पूरा एटम फिल्ड अप है पूरा पॉजिटिव चार्ज से, तब तो अल्फा पार्टिकल जाके रिटर्न आता, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और पूरा एटम भी पॉजिटिव है, तो रिटर्न आता, ठीक है। और कम से कम अंदर से तो नहीं पास होता। लेकिन हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, ठीक है। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल से अगर सीधा निकल गया स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बोर्ड एटम है, ये बोर्ड एटम है, लेकिन मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया कि एटम जो है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी है स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट एम्प्टी है,
उसका मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है, एटॉम का मैक्सिमम जगह खाली है, कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? एटॉम के अंदर का मैक्सिमम जगह खाली है, एम्प्टी स्पेस है स्टूडेंट्स। इसी के मतलब दिस इज द रीजन व्हाई अल्फा पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड। समझ में आया स्टूडेंट्स? पहला पॉइंट क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने बोला नहीं नहीं, पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज मैटर होता तो अल्फा पार्टिकल अंदर से कैसे घुस जाता, ठीक है ना। गोल्ड फॉइल मतलब क्या, गोल्ड फॉइल में क्या था, एटम ही तो था ना। गोल्ड फॉइल में क्या था, एटम ही तो था। अगर अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जाता, मतलब अल्फा पार्टिकल सीधा इसलिए निकल पाया क्योंकि मैक्सिमम स्पेस खाली है एटम के अंदर, इसीलिए तो सीधा निकल पाया। अगर पूरा एटम फिल्ड अप होता तो सीधा कैसे अंदर से कैसे निकल जाता। समझ में आया स्टूडेंट्स? पहला पॉइंट क्लियर। पहला पॉइंट ये समझाता है कि क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड सीधा निकल रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम स्पेस जो होगा एटम का, जो मैक्सिमम स्पेस है, ऑलमोस्ट पूरा ही स्पेस खाली है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स बड़ा एंगल में स्कैटर होता है, बड़ा एंगल में स्कैटर होता है, मतलब ऐसे जा रहा था 90 डिग्री में स्कैटर होता है। स्टूडेंट्स आपको भूलना नहीं है कि मैं इस बोर्ड को भी एटम मान रहा हूं, ठीक है। दिस एंटायर बोर्ड इज एटम, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स कुछ कुछ ऐसा देखा ना हम लोगों ने कि अल्फा पार्टिकल्स कुछ कुछ 90 डिग्री में स्कैटर हुआ, ठीक है ना, कुछ कुछ 90 डिग्री में स्कैटर हुआ, और कभी कभी तो 180 डिग्री में भी आया ओकेशनली, ठीक है ना। 90 डिग्री में भी स्कैटर हुआ, 180 डिग्री में घूम के आया, लेकिन वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 90 डिग्री में स्कैटर हुआ। मैंने बोला था स्टूडेंट्स 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल्स अगर छोड़ा तो उसमें से शायद 1 90 डिग्री में गया, और 180 में घूम के आना, ऐसे जाके ऐसे घूम के आना, वो तो बहुत ही कम, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन में रदरफोर्ड ने बोला कि एटॉम का, ध्यान से सुनना पड़ेगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनना पड़ेगा, अगर थॉमसन का बात माने और पूरा एटम ही पॉजिटिव चार्ज है, पूरा एटम ही अगर पॉजिटिव चार्ज है, तब तो हर एक अल्फा पार्टिकल्स घूम के आना चाहिए था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव, पॉजिटिव जाएगा, रिपेल होगा, रिटर्न आएगा। क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट्स? लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, कभी कभार 90 डिग्री में जा रहा है या 180 डिग्री में आ रहा है, लेकिन पूरा एटम अगर पॉजिटिव होता, पूरा एटम अगर मतलब स्फेरिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड होता, तब तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स घूम के आना चाहिए था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने दिया कि पहला पॉइंट में तो वो बोल चुका है कि मैक्सिमम स्पेस इज एम्प्टी, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला कि इफ दिस इज एटम, इफ दिस इज एंटायर बॉडी इज एटम, ये मैं बोल रहा हूं, उसके बहुत ही छोटा पार्ट, बहुत ही छोटा पार्ट, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मैं आपको समझाने के लिए पूरा बोर्ड को एटम बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। इफ दिस एंटायर बॉडी इज एटम, बहुत ही छोटा पार्ट में, बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम में, बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम में एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसेंट्रेटेड होता है, ठीक है। एटम का पूरा चार्ज, पूरा पॉजिटिव चार्ज, एंटायर पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, पूरा एटम का बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम में कंसेंट्रेटेड होता है, ठीक है। और एटम का पूरा मास भी ऑलमोस्ट पूरा मास भी इसी जगह पे कंसेंट्रेटेड होता है, ठीक है। और इसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो उन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट डाला, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस किया इन एटम। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो थोड़ा और ध्यान देना है। तो अभी देखिए आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी ये मार्कर्स मान लीजिए अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है। तो यहां से जाएगा तो स्ट्रेट निकल गया,
यहाँ से ये पूरा बोर्ड एटम है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये नहीं भूलना है, दिस एंटायर बोर्ड इज एटम, और उसके बहुत ही छोटा जगह पे, बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम में एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये जगह काफी हैवी भी है, काफी मैसिव है। एटम का मैक्सिमम मास इसमें ही है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? अभी देखिए एक्सप्लेनेशन फिट बैठेगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स देखिए, ये सब अल्फा पार्टिकल्स है, ऐसे जा रहा है तो अनडिफ्लेक्टेड, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है अनडिफ्लेक्टेड, दूर जा रहा है अनडिफ्लेक्टेड, दूर जा रहा है अनडिफ्लेक्टेड। स्टूडेंट्स मैं बहुत बड़ा करके एटम को दिखा रहा हूं जिससे कि आपको फील आए, मैं एटम को मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है अनडिफ्लेक्टेड, अल्फा पार्टिकल जा रहा है अनडिफ्लेक्टेड। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आ रहा है? अभी अगर मैं आपके हाथों में बहुत सारा पत्थर दे दूंगा, बहुत सारा पत्थर दे दिया आपके हाथों में, ठीक है, और मैं मान रहा हूं कि वो सब पत्थर अल्फा पार्टिकल्स है। अभी स्टूडेंट्स आप पत्थर को ऐसे बोर्ड के ओर मारेंगे तो मैक्सिमम पत्थर तो न्यूक्लियस से काफी दूर दूर से जाएगा। ठीक है ना, पत्थर मतलब अल्फा पार्टिकल, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो न्यूक्लियस से दूर दूर से जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो क्योंकि न्यूक्लियस से दूर दूर जाएगा वो अनडिफ्लेक्टेड होगा। ठीक है, बहुत दूर से जा रहा है, बहुत दूर से जा रहा है, तो न्यूक्लियस उसको रिपेल नहीं कर पाया। न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव। ठीक है ना, तो बहुत दूर से जा रहा है तो न्यूक्लियस उसको रिपेल नहीं कर पाया ज्यादा, क्योंकि रिपेल नहीं कर पाया वो सीधा निकल गया। नेक्स्ट इज ज्यादा डिफ्लेक्शन, यानी कि 90 डिग्री डिफ्लेक्शन। ये सब कब होगा? तो स्टूडेंट्स अगर आप पत्थर ऐसे छोड़ेंगे तो कुछ कुछ पत्थर तो न्यूक्लियस से बहुत पास से भी जाएगा, यस और नो? ठीक है ना, कुछ कुछ पत्थर न्यूक्लियस के पास से भी जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर न्यूक्लियस के पास से जाएगा तो न्यूक्लियस काफी ज्यादा रिपेल कर देगा। कैसा रिपल्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, कूलम्बिक रिपल्शन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल्स, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव एंड अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये मार्कर है मेरा अल्फा पार्टिकल, दूर से जा रहा है अनडिफ्लेक्टेड, दूर से जा रहा है अनडिफ्लेक्टेड, थोड़ा पास से जा रहा है तो डिफ्लेक्टेड, थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा, काफी पास से जा रहा है ज्यादा डिफ्लेक्शन। ठीक है, और 180 में कौन आएगा स्टूडेंट्स? हेड ऑन कोलिशन का केस, हेड ऑन कोलिशन जो एकदम न्यूक्लियस की ओर जा रहा है, तो वो तो बहुत ही कम होगा। ठीक है ना, आप अगर वहां से पत्थर छोड़ेंगे, ठीक है ना, तो आपका पत्थर एग्जैक्टली न्यूक्लियस की ओर जाने का चांसेस क्या है? बहुत ही कम। ठीक है ना, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है स्टूडेंट, बहुत छोटा है। पूरा एटम का साइज को अगर देखे तो पूरा एटम का साइज स्टूडेंट्स, पूरा एटम का रेडियस, ठीक है, जिसको आप साइज बोल सकते हो, एटम का रेडियस लगभग 1 लाख टाइम्स, 1 लाख टाइम्स होता है न्यूक्लियस के रेडियस का। न्यूक्लियस के रेडियस का 1 लाख टाइम्स होता है एटम्स का रेडियस। तो आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि एटम का बहुत ही छोटा पार्ट, बहुत ही छोटा पार्ट में कौन रहता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो अल्फा पार्टिकल पूरा एग्जैक्टली न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलिजन होगा, मतलब एकदम न्यूक्लियस की ओर जाएगा, उसका 180 होगा, और वो तो बहुत ही कम होगा, पूरा न्यूक्लियस की ओर बहुत ही कम जाएगा। और जो बहुत पास से जाएगा उसका 90 डिग्री में डिफ्लेक्शन होगा या उससे ज्यादा में होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? ठीक है, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है सर? तो पॉइंट नंबर 3, तो उन्होंने बोला कि थॉमसन में तो ये था, थॉमसन मॉडल में तो ये था कि इलेक्ट्रॉन पूरा एटम इज पॉजिटिव और उसमें इलेक्ट्रॉन फिट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि यहाँ पे तो पूरा एटम को पॉजिटिव नहीं बोला, रदरफोर्ड ने बोला छोटा सा पार्ट में, पूरा एटम का छोटा सा पार्ट में, छोटा सा वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज है, जिसको बोला गया न्यूक्लियस। तो उन्होंने बोला न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस का टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल होगा। ठीक है, और नेचर तो अलग है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो टोटल चार्ज ऑफ एटम बिकम्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होगा स्टूडेंट्स वो ऐसे रुका हुआ नहीं रहेगा, ऐसे रुका हुआ नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऐसे रुका हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे प्लैनेट्स घूमता है इलेक्ट्रॉन्स भी घूमेगा न्यूक्लियस के चारों ओर। इसीलिए
रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया स्टूडेंट्स? अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग समझने के लिए हम लोग थोड़ा और एक फिगर देखेंगे, इससे और क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो ये कुछ अल्फा पार्टिकल्स है, इसका नाम दे देते हैं 1 और इसका नाम दे देते हैं 1'। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये एटम है और ये है न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स 1 और 1' वाला अल्फा पार्टिकल सबसे दूर से जा रहा है, न्यूक्लियस से सबसे डिस्टेंस से जा रहा है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस से जा रहा है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन कम हुआ, डिफ्लेक्शन कम हुआ। ठीक है ना? नेक्स्ट 2 and 2'। ठीक है, तो ये 1 और 1' के कंपैरिजन में 2 और 2' थोड़ा न्यूक्लियस से पास से जाएगा। ठीक है ना? ये था 1, ये था 1'। ठीक है ना? तो 2 और 2' 1 और 1' के कंपैरिजन में न्यूक्लियस से थोड़ा पास से जा रहा है। ठीक है ना? तो पास से गया तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ, कूलम्बिक रिपल्शन ज्यादा हुआ, डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ। नेक्स्ट 3 और 3' और पास से जा रहा है, और पास से जा रहा है, तो और पास से गया, कूलम्बिक रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और ज्यादा हुआ, तो और ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट किया। ठीक है ना? और ये वाला, इसको नाम दे देते हैं 4, इसका हो रहा है हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियस की ओर जा रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की ओर जाते 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 रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा? ठीक है ना? यहाँ पे तो उसका कुछ एक काइनेटिक एनर्जी होगा, कुछ एक काइनेटिक एनर्जी के साथ अल्फा पार्टिकल कुछ हो रहा गया। ठीक है ना? थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स, कुछ एक काइनेटिक एनर्जी के साथ अल्फा पार्टिकल कुछ हो रहा गया। अल्फा पार्टिकल जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, रिपल्शन के वजह से उसका स्पीड कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी कम होते 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 यहाँ पे जाके पूरा रुक चुका है। ठीक है ना? यहाँ पे जाके रुक चुका है। ठीक है, यहाँ पे जाके रुक चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जब रुक चुका होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे है अल्फा, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल और यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए Q1, यहाँ पे Q2, तो Q1 और Q2, ठीक है ना, ये तो सिस्टम ऑफ 2 चार्ज हो गया स्टूडेंट्स, ये तो सिस्टम ऑफ 2 चार्ज होगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, यस और नो? यस। ठीक है ना, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा, यस और नो स्टूडेंट्स? Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है स्टूडेंट्स? ये सब हम लोगों ने पढ़ा इनिशियल चैप्टर्स में। ठीक है, इट्स 1/4πε0, तो K लिख रहा हो Q1 Q2 बाई R। पोटेंशियल एनर्जी याद होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को? यस। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहां से अल्फा पार्टिकल को छोड़ा गया विथ सम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि काफी दूरी में होगा, काफी दूरी में है, न्यूक्लियस से काफी दूरी में, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अल्फा पार्टिकल के पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, जैसे ही न्यूक्लियस के पास जाता गया, रिपल्शन की वजह से उसका स्पीड कमता गया। अब स्पीड कमता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कमता जाएगा, यहाँ पे आके रुक चुका है, तो यहाँ पे रुक चुका है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना? 0। लेकिन अभी न्यूक्लियस के काफी पास है, तो अभी क्या रहेगा इस सिस्टम का? क्या एनर्जी रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। ठीक है ना? तो बेसिकली हुआ क्या, जिस काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल को छोड़ा गया, दैट काइनेटिक एनर्जी बेसिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ पे आके रुकता है। ठीक है ना? एक मोमेंटरीली स्टॉप लेगा, उसके बाद फिर से रिपेल होके इस ओर आएगा, मतलब 180 डिग्री डिफ्लेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर स्टूडेंट्स? अभी आप लोग हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है स्टूडेंट्स? प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड, ध्यान देना स्टूडेंट्स। सो ये है एटम एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, तो मान लेते हैं एटॉमिक नंबर Z है,
तो इसका चार्ज कितना होगा स्टूडेंट्स? तो मान लेते हैं इसका चार्ज है Q2, तो चार्ज होगा Ze, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर क्या माना? Z, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस का चार्ज तो सिर्फ प्रोटॉन्स का चार्ज की वजह से होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है? प्रोटॉन्स के चार्ज की वजह से, ठीक है ना। और एटॉमिक नंबर Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज Z, और एक एक प्रोटॉन का चार्ज होता है E, तो Z प्रोटॉन्स का चार्ज होगा Ze। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नो। नेक्स्ट, ये है अल्फा पार्टिकल। ये है अल्फा पार्टिकल जिसका चार्ज मैं फिलहाल मान लेता हूं Q2, ठीक है। और उसका चार्ज कितना है स्टूडेंट्स? आप लोगों को पता है, मैंने इस लेक्चर के बिगिनिंग में एक्सप्लेन किया था, ट्वाइस E, ठीक है ना। और E क्या है हम लोग को पता है? E इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स। अल्फा पार्टिकल जो है किस ओर जा रहा है? न्यूक्लियस की ओर, मतलब हेड ऑन कोलिजन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। तो यहां पे कैसा फोर्स है स्टूडेंट्स? चार्ज और चार्ज के बीच का फोर्स। कैसा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है तो आप लिख सकते हो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। टेंशन नहीं लेना स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को पता है, ठीक है ना। यहाँ पे चार्जों के बीच में फोर्स है ना, तो चार्जों के बीच में क्या फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होता है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। सो अल्फा पार्टिकल जब छोड़ा गया विथ सम काइनेटिक एनर्जी, वो तो काफी दूर था, न्यूक्लियस से काफी दूर था, काफी दूर था। आप इनफाइनाइट डिस्टेंस भी बोल सकते हो। जब अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ा गया टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है, तो वो तो काफी दूर था, तो तब उसका क्या रहेगा? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो के लिख लेता हूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह पे लिख लेता हूं के। तो व्हाट इज के स्टूडेंट्स? जिस काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल को छोड़ा गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अल्फा पार्टिकल तो इतना दूर था न्यूक्लियस से, ठीक है ना, एटम से इतना दूर था, तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई बात ही नहीं आएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? अभी तो एक्सप्लेन किया ना इस चीज को, हेड ऑन कोलिजन वाला केस को। नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा है, रिपल्शन की वजह से स्पीड कम हो रहा है। यहां पे आके मान लेते हैं रुक गया अल्फा पार्टिकल। पूरा जाके न्यूक्लियस को हिट करके तो नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहां पे आके रुक गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कम होते होते यहाँ पे आके खत्म हो गया, स्पीड कम होते यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, स्पीड 0 हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल होगा उसको मैं फाइनल सिचुएशन मान रहा हूं, ठीक है। जब अल्फा पार्टिकल को छोड़ा गया दैट वाज इनिशियल सिचुएशन, और जब यहाँ पे आके रुक गया उसको मैं मान रहा हूं फाइनल सिचुएशन, ठीक है। तो अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा स्टूडेंट्स? 0, ठीक है ना। और ये तो सबसे पास आके यहीं पे रुका, सबसे पास आके न्यूक्लियस के सबसे पास आके अल्फा पार्टिकल यहां पे रुका, तो इस डिस्टेंस को कहते हैं स्टूडेंट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो जब यहां पे आके रुका, ठीक है, तो अभी तो न्यूक्लियस के काफी पास हो चुका है, न्यूक्लियस से r0 डिस्टेंस पे है, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा स्टूडेंट्स? के यानी कि अब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। मैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ही लिख लेता हूं क्योंकि ऑलरेडी एक बार काइनेटिक एनर्जी को के लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। Q1 Q2 बाय डिस्टेंस क्या है? r0,
ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी बोलना नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर नहीं लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान देना स्टूडेंट्स, सो इम्प्लाइज K इक्वल्स टू, या यहां से R0 निकालते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो R0 इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, R0 को इधर लेके आ जाते हैं, K नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। सो Q1 Q2 ना लिख के लिख लेते हैं ZE, ठीक है, और Q1 क्या है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी मैं Q1 के जगह पे अल्फा पार्टिकल का चार्ज इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अल्फा पार्टिकल ना होके दूसरा पार्टिकल का भी बोल सकता है, दूसरा पार्टिकल जा रहा है ऐसा भी बोल सकता है, इसलिए मैं Q1 के जगह पे Q1 ही रख रहा हूं, ठीक है ना। इसको मैंने Q2 लिख दिया था, अच्छा इसको मैं Q1 दे देता हूं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड दिस इज Q2, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दूसरा चार्ज बोले तो दूसरा चार्ज का वैल्यू बिठा पाओ, इसलिए मैंने Q1 रखा, कोई प्रॉब्लम नो। नेक्स्ट 4πε0 1/4πε0 जो है वो रहेगा, ठीक है, और K नीचे चला आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया R0 का फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला। अभी मान लीजिए आपको डायरेक्ट किस काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल को छोड़ा गया, किस काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, वो ना देख के आपको स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्पीड। तो क्या प्रॉब्लम है, K के जगह पे हाफ ऑफ mv² लिखना है, सिर्फ K के जगह पे हाफ ऑफ mv² लिखना है, v होगा स्पीड ऑफ द पार्टिकल, m होगा मास ऑफ द पार्टिकल। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। नाउ स्टूडेंट्स, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल को कौन सा काइनेटिक एनर्जी से छोड़ा गया था, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से लिया हुआ वैल्यू है, ठीक है ना। जो एक्सपेरिमेंट किया गया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें अल्फा पार्टिकल को 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी से छोड़ा गया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, नो। इसको ऐसा ही में लिखते हैं स्टूडेंट्स, 5.5 मेगा का मतलब होता है 10⁶, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। नेक्स्ट, इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कौन सा एटम था स्टूडेंट्स, फॉयल क्या था, गोल्ड फॉयल था, ठीक है ना, गोल्ड फॉयल था। तो एटम किसका है, गोल्ड फॉयल का, तो गोल्ड फॉयल का एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 79, ठीक है। नेक्स्ट Q1 तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को छोड़ा गया, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है स्टूडेंट्स, 2Ic प्लस 2Ic, ठीक है, ठीक है। तो यहां से अभी हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, R0 इक्वल्स टू Q1 के जगह पे लिखेंगे 2Ic, E मतलब 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19, Z के जगह पे लिखेंगे 79, E के जगह पे लिखेंगे फिर से 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1/4πε0 ना, तो 1/4πε0 के जगह पे लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ K तो काइनेटिक एनर्जी है, जिस काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल को छोड़ा गया, अल्फा पार्टिकल को छोड़ा गया, इसके जगह पे ये बिठाएंगे 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ मल्टीप्लाइड बाई 1.6 डिवाइड बाई 10⁻⁻9। तो सब कुछ ऐसा यूनिट में बिठाया स्टूडेंट्स, ये अभी मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने देखा हुआ है। तो इसका आता है 41.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है ना। सो 10⁻⁻15 मीटर को 10⁻⁻15 मीटर को बोला जाता है फार्मी, ठीक है। 10⁻⁻15 मीटर को क्या कहा जाता है, फार्मी। ये आप लोगों को पता होगा, शायद नहीं पता होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये वाला आया 41.3 फार्मी,
तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये किस में आया, फार्मी में आया, 10 to the power -15 मीटर में आया, ठीक है ना, 10 to the power -15 मीटर में आया। तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन इस वैल्यू से ना, इस वैल्यू से, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से न्यूक्लियस का कितना साइज होगा उसके बारे में भी आइडिया मिल जाता है, ठीक है, उसका भी आइडिया मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स सिंपल क्वेश्चन करूंगा, आपको घर पे बैठे रेस्पॉन्स करना है। स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर है, थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर है तो न्यूक्लियस का साइज कितना होगा, ठीक है। तो कितना होगा तो आप नहीं बोलेंगे, लेकिन आप इतना तो बोल पाएंगे ना कि ये न्यूक्लियस का साइज भी किलोमीटर में होगा, ठीक है। नो डाउट दिस इज 5 किलोमीटर, तो ये तो न्यूक्लियस साइज नहीं है, न्यूक्लियस का साइज तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से कम है, बहुत कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो कि न्यूक्लियस साइज से काफी बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं कि ये 5 किलोमीटर है, अगर ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है तो न्यूक्लियस का साइज तो किलोमीटर में होगा ना। ऑर्डर क्या होगा साइज का, किलोमीटर, बिकॉज इफ दिस डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर तो इसका साइज किस में होगा, किलोमीटर में होगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है। सिमिलरली मैंने किलोमीटर इसलिए बोला क्योंकि उससे आप रिलेट कर सकते हो। सिमिलरली R0 आया 41.3 फार्मी, ये आया 41.3 फार्मी, ये आया 41.3 फार्मी। इससे ये क्लियर होता है कि न्यूक्लियस का साइज जो है वो फार्मी में होगा, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का साइज का जो ऑर्डर है वो फार्मी में होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया होगा ना। तो इससे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से हम लोग को ये चीज भी समझ में आया कि न्यूक्लियस का जो साइज होगा उसका ऑर्डर किस में होगा, फार्मी में होगा, 10 to the power -15 मीटर में होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। इन ए गीगर मास्डेन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल्स बिफोर इट कम्स मोमेंटरीली टू रेस्ट, ठीक है, एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। तो ये सब तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता ही है कि यहां पे आता है मोमेंटरीली रेस्ट पे आता है, उसके बाद फिर से रिपेल होकर चला जाता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है। 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो के जगह पे 5.5 ना लिख के आप 7.7 लिखोगे। बाकी अल्फा पार्टिकल का चार्ज आप लोगों को पता है, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल का चार्ज आपको पता है। गीगर एंड मार्जन एक्सपेरिमेंट में गोल्ड न्यूक्लियस, गोल्ड फॉयल था, तो न्यूक्लियस किसका, गोल्ड का, तो Z के जगह पे आप एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड बिठाएंगे, यानी कि 79 बिठाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला में आपको मतलब सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपको अगर मैंने अभी जो कैलकुलेशन किया एग्जैक्टली सेम टू सेम है, जस्ट के 5.5 ना लेके आपको कितना लेना है, 7.7 लेना है। समझ में आया। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है कि Q1 क्या है, जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया उसका चार्ज, ठीक है। Z क्या है, Z क्या है, Z है जिस एटम का फॉयल है, समझ में आ रहा है कि नहीं, गोल्ड फॉयल या जो भी हो, उसका एटॉमिक नंबर है Z, ठीक है। K क्या है, कौन से काइनेटिक एनर्जी से, मतलब जिस काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया वो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है K। समझ में आया होगा, आया स्टूडेंट्स, आया। तो इस फॉर्म में मैंने इसलिए रखा, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इसलिए नहीं बिठाया मैंने, क्योंकि बाई चांस क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि दूसरा पार्टिकल का नाम देके आपको बोले कि इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो, या गोल्ड फॉयल ना बोल के दूसरा फॉयल का नाम बोले, इसलिए मैंने Z के जगह पे Z रख दिया, ठीक है। जो भी फॉयल होगा उसका एटॉमिक नंबर, उसके एटम का एटॉमिक नंबर, और Q1 क्या है, जो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया उस पार्टिकल का चार्ज। वैसे अल्फा पार्टिकल का चार्ज आपको पता है और गोल्ड का एटॉमिक नंबर भी आप लोगों को पता है। क्लियर स्टूडेंट्स।